नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है स्पेशल ऑप्स सीजन 2 की टीम। आइए बात करते हैं मेनन, ताहिराज भसीन और करण टेकर से। आप लोगों का एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि हिम्मत सिंह इस बार क्या नया करने जा रहा है। एक नई दुनिया है जो जो एक नया क्राइम है, एक साइबर क्राइम के ऊपर पूरी कहानी है। एआई भी है उसमें, तो उसके अलग अनेक पहलू इसमें हम लोग दिखा रहे हैं। ताहिर, आप बताएं कैसे आप हिम्मत की हिम्मत तोड़ने जा रहे हैं इस बार। हिम्मत की हिम्मत तोड़ने की कोशिश हो रही है, तोड़ेंगे या नहीं ये तो आपको देखकर पता लगेगा। ये एक बहुत ही अलग एंटागनिस्ट है और जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं बहुत प्रभावित हुआ था क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, लेयर्ड है और साथ में ही कंटेम्प्रेरी भी है। अक्सर जब हम ऐसे कहानियों में किरदार देखते हैं तो वो बल से या फिर बंदूकों से लड़ता है, पर यहाँ पर उसका हथियार है डेटा। वो आपका डेटा पे कब्जा करना चाहता है और उसी से वार करता है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, आपके डिफेंस सिस्टम्स पे। और साथ ही साथ में उसकी जिस तरह कहानी लिखी गई है, आपको पता लगता है कि ये जो किरदार है जिसे ट्रेलर में द कलेक्टर कहा गया है, वो कुछ सिद्धांतों पर चलता है और उन सिद्धांतों से वो परिस्थितियों को कैसे घुमाता है, वो बेहद एंटरटेनिंग लगेगा आपको। आप हिम्मत दिखा रहे हैं, आप हिम्मत तोड़ रहे हैं। करण, आप क्या कर रहे हैं इन सबके बीच। जी, मैं हिम्मत सिंह से हिम्मत लेके उनकी हिम्मत को आगे लेके जा रहा हूँ। दैट्स एक्चुअली व्हाट फारूक अली डज। ये जैसा कहते हैं मैं फील्ड में वैसा करता हूँ। मैं हमेशा कोशिश में यही रहता हूँ कि किसी तरीके से इनके पर्पस आ सकूँ, अपने देश के पर्पस आ सकूँ, और बस यही है फारूक अली टू रेस्क्यू द मोमेंट। हम एआई और यूपीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हमारा ऐसा समाज है जहाँ तक ये शब्द नहीं पहुँचे हैं, तो किस तरह का वाकई इसमें एआई और यूपीआई दिखेगा या कुछ कहानी में और भी कोई पार्ट है इसमें। इसमें जैसे ताहिर ने कहा कि डेटा क्राइम, मतलब जो साइबर डेटा का जो क्राइम है वो मेन मुद्दा है इसके अंदर, और किस तरह से एंटेगनिस्ट जो है उसको उस पर हावी होकर के दुनिया पे हावी होना चाहता है। तो इसलिए आपको उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स किस तरह से वो करते हैं, उस बाकी सब कुछ दिखाई देगा। इतना ही दिखाई देगा जितना उससे गलत आदमी सीखे ना लेकिन बाकी सब आपको दिखाई देगा। और किस तरह से एक एजेंसी जो आपने स्पेशल ऑप्स 1 और 1.5 में देखा है कि रॉक का जो एजेंसी है वो किस तरह से इसको टैकल करता है। तो वही है, अब क्या पहलू है क्या नहीं वो तो आपको खैर वो देखना पड़ेगा सीरीज, तब जाकर समझ में आएगा। एक बहुत ही जिज्ञासा थी मुझे कि 1.5 और अब 2, तो आगे का 2.5 कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लाएंगे या क्यों वो 0.5 का कॉन्सेप्ट कैसे आया है? वो इसलिए कि नीरज को लगा कि एक बैक स्टोरी होनी चाहिए हिम्मत की, वो दिखाने के लिए। बट वो कहानी 4 एपिसोड तक ही थी, उस कहानी में के अंदर जो मादा था 4 एपिसोड तक का ही था, तो इसलिए 1.5 कर दिया। तो ज़रूरी नहीं कि 2.5 आए, हम इतने प्रेडिक्टेबल भी नहीं हैं। अब जब नीरज पांडे की बात हम करते हैं तो और उनकी अधिकतर कहानी में पुलिस है, क्राइम है, तो आपकी बात हुई होगी, तो क्या वजह थी, कैसे जन्म हुआ स्पेशल ऑप्स का? ये तो आपको नीरज से पूछना पड़ेगा क्योंकि वो सब उनके दिमाग का खेल है। आप तो शुरू से जुड़े ना कि हिम्मत सिंह का कैरेक्टर कैसे आया ये। दो दोस्तों के बीच में भी क्रिएटिवली समझ में नहीं आएगा ना, जिस तरह से शायद उनको भी खबर नहीं होगा कि मैं किस तरह से परफॉर्म करता हूँ, क्यों कैसे करता हूँ, मेरा प्रोसेस क्या होता है, वो सब अपना इंडिविजुअल होता है, तो आई थिंक नीरज इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स। जिस तरह से वो लिखते हैं उसके आगे फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इनफैक्ट नीरज एज अ डायरेक्टर को भी वो काम आसान हो जाता है, बिकॉज उनकी राइटिंग इतना तगड़ा है ना कि आप पढ़ते पढ़ते आपको सब टेक्स्ट भी का महसूस करने लगते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये राइटिंग का खेल है पूरा। तो आई थिंक स्पेशल ऑप्स इज़ बिकॉज ऑफ नीरज पांडे एंड इज राइटिंग। अब ये बताएं कि इस किरदार के लिए कितनी आपको हिम्मत करके तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए? अब हिम्मत पे बहुत खेल रहे यार भाई ऐसे ही, मतलब हर चीज़ में हिम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ से कुछ चीज़ों में से प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एज एन एक्टर सदा प्रोत्साहित रहता हूँ, तो उसका एक हिस्सा है ये प्रोजेक्ट। और मैं बस वैसी, मतलब उस प्रकार की आपका मेरा सोच है, तो ऐसा कोई हिम्मत नहीं लगता है।
मेरे को बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में, इसलिए मैं इस व्यवसाय में हूँ। ताहिर, आप बताएं, जैसे कहा कि हिम्मत नहीं लगती करेक्टर करने में, प्रोत्साहन लगता है, तो आपको किस तरह का प्रोत्साहन लगा इस करेक्टर को करने के लिए? सबसे पहले जैसे कि के सर कह रहे थे कि नीरज पांडे की राइटिंग में आपको एक नक्शा मिल जाता है और वो एक आर्किटेक्ट हैं जो आपको एक ब्लूप्रिंट दे देते हैं कि आप बिल्डिंग इस प्रकार की बनेगी। हाँ, मैं अपने आप को एक इंटीरियर डिज़ाइनर मानता हूँ। आप आके उसको थोड़ा-सा अपने हिसाब से आप क्रिएटिविटी कितनी ला सकते हैं। ये मेरे लिए एक अलग टाइप का किरदार था क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसमें डिजिटल वॉरफेयर जो है होता है। चैलेंज इसमें इस बात का था कि आपको बड़े-बड़े डायलॉग, हथियार या बॉडी बनाने का उस सब का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। आपको जो करना था आप एक क्लोज़अप में सिर्फ़ आँखों से मतलब कुर्सी पे तो नहीं, कुर्सी से मैं कभी-कभी भी उठ जाता हूँ इस सीरीज़ में, पर जो भी आपको क्लोज़अप में आँखों से बहुत कम शब्दों में जो है करना है। तो एक बड़े से मैसेज को आप कंटेन करके कैसे कन्वे करते हैं, वो था पूरा खेल इस किरदार का। करण, आप बताएं कि टीवी और अब ओटीटी पे भी आप छाए हुए हैं, तो इस करेक्टर को करने से पहले क्या थी आपकी सोच? मेरी सोच यही थी, मैं बड़ा एक्साइटेड था जब मैंने स्पेशल ऑप्स 1 के लिए 5 साल पहले ऑडिशन दिया था एंड उसके बाद मेरी नीरज सर से मुलाकात हुई थी और हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई थी। थोड़ा उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा। उनका एक बड़ा ही अलग तरीका है टू काइंड ऑफ गेट टू नो अ पर्सन एंड वी हैड अ लॉन्ग चैट व्हिच टुडे हैज टर्न्ड इनटू अ फ्रेंडशिप। और सोच ये थी कि बड़ा इट्स वेरी एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग दैट नीरज पांडे डज। मैं उनका बहुत उनके काम को मैंने बहुत पसंद किया फ्रॉम वेडनेसडे टू स्पेशल 26 और मैं बड़ा वापस कहूँगा एक्चुअली बड़ा एक्साइटेड था जब स्पेशल ऑप्स 1 मुझे दिया गया था। और अभी 2 के लिए तो आई कांट टेल यू दैट द एक्साइटमेंट वाज इवन मोर बिकॉज इट्स अ मच बिगर प्रीमाइस। बहुत ही बड़ी दुनिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नैरेटिव है। इसमें जो ड्रामा लिखा गया है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है। एक्शन पीसेस बहुत एक्साइटिंग है। तो या आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग इट। देखिए, स्पेशल ऑप्स की खासियत रही कि इसके हर एपिसोड का नाम फिल्म के नाम पर रहता है, तो इसकी पीछे की कुछ वजह मालूम है आपको, ऐसा क्यों किया गया? ये सवाल का उत्तर राइटर ही दे सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया डिवाइस, हालांकि नीरज ने एक बार उत्तर दिया था इसका कि वो एक तरह से इट्स अ होमेज टू द फिल्म्स दैट इंस्पायर्ड हिम। सो कभी कभी वो उसका मतलब भी बनता है क्योंकि वो एपिसोड उस प्रकार का होता है, लेकिन इजाज़त थे लास्ट वाज एपिसोड, तो वो सारी चीज़ें हैं। इट्स अ वंडरफुल डिवाइस अकॉर्डिंग टू मी। ये सब वही सोच सकते हैं, मतलब हमारे बस की बात नहीं है। राइटिंग में वो बहुत ज़्यादा माहिर है। एआई की जब हम बात करें, तो आपने ज़िंदगी में कभी एआई की मदद ली है किसी चीज़ के लिए? कोई ऐसा अतरंगी जवाब मिला हो आपको उसके लिए? मैंने तो नहीं, बट इन लोगों ने बहुत काफ़ी यूज़ किया है। आप बताएं ताहिर। हाँ जी, मतलब आजकल तो कॉमन ही हो गया है चैट जीपीटी या मिड जर्नी ऐसे ऐप्स। मुझे उसका इमेज मेकिंग डिवाइस बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप कुछ मीम बनाना चाहें या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि आप फॉर एग्जांपल चाय पीते हुए एक इंसान को मार्स पे देखना चाहते हैं, तो मतलब पहले दिनों में बहुत वक्त लगता था, पर चंद सेकंडों में अब आप ऐसी इमेज चाह सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पे क्या कैप्शन रहेगा, या अगर आप एनडीटीवी में इंटरव्यू कर रहे हो तो क्या लुक रहना चाहिए आपका, ऐसी चीज़ों में। पर जो इस शो की भी सीख है वो है कि हर अच्छे चीज़ का एक बुरा साइड भी होता है, और डर इस बात का है कि एज ह्यूमैनिटी हम क्या इस टेक्नोलॉजी पर इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि खुद सोचना थोड़ा बंद कर देंगे क्या। अभी कर्नाटक में एक फिल्म मेकर है, उन्होंने अकेली एक फिल्म बनाई है, पूरी एआई से बनाई है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? पॉजिटिव है या आने वाले समय में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? आने वाला समय आने दो, फिर मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ही इज़ अचीव्ड। अगर वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है तो फिर वो एक सेगमेंट, मेरा सिर्फ इतना है कि मैं मानता हूँ कि एक पॉइंट के बाद वहाँ पे जैसे हम वार्निंग दे देते हैं ना, सिगरेट स्मोकिंग इंजरीज, तो देना चाहिए वहाँ पे कि दिस इज़ एआई जनरेटेड। मेरे ख्याल से वो एक होगा, बिकॉज अगर वैसा है तब जा कर के हम जब देखते हैं अरे क्या रियल बना है, फिर अगर हमने देखा वहाँ पे कि एआई जनरेटेड, अच्छा ओके सही है, नाउ वी कैन कंटिन्यू वॉचिंग इट एंड एंजॉइंग इट बट नोइंग इट्स एआई। या डर फिल्मों से ज़्यादा मुझे न्यूज़ का है, क्योंकि अगर आपने कहीं दिखा दिया कि यार यहाँ ब्लास्ट हो गया और दिखने में वो असली लग रहा है, तो होना भी लग गया एक्चुअली इंस्टाग्राम पे। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी, तो वो खुराफाती दिमाग के लिए सब कुछ तो जायज़ है ना, तो आप उसका हम कुछ कर नहीं सकते।
उसका तोड़ हम बार बार जैसे होता है उसका निकाल सकते हैं, पहले से प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ ताहिर, आप बताएं कि आप यूपीआई घोटाला करने वाले बहुत बड़ा, जब आपको 10 मिनट के लिए सारा एक्सेस चाहिए, तो कभी रियल लाइफ में हुआ कि कभी ऐसा कोई मैसेज आया हो जहाँ आप घोटाला आपके साथ होने की कोशिश हुई? कई बार हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। एक छोटा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि एक फ़ोन आया था मुझे अननोन नंबर से, तो मैंने फ़ोन उठाया, मैं बम्बई में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम पोस्ट ऑफिस से बोल रहे हैं, आपका एक पार्सल आया है अमेरिका से और उसमें कुछ गलत सामान है, पर कोई बात नहीं, आप बस फ़ाइन पे कर दीजिएगा, इसके लिए अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और सीवीवी नंबर दे दीजिएगा। अब मैंने अमेरिका से कोई पार्सल मंगाया नहीं है, ना उन्होंने मेरा घर का एड्रेस बताया, ना वो मेरा नाम पूरी तरह जानते हैं, बस क्रेडिट कार्ड मांग रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो 100 फ़ोन कॉल करें, उनमें से उनको एक इंसान शायद मिल जाए जिन्होंने जेन्युइनली कुछ मंगाया हो, उनको लगे कि हाँ यार फंस गया हमारा। तो बहुत लोग हैं वो किसी ना किसी ऐसे स्कैम में फंसे हैं, और जो हमारा शो है वो स्कैम्स के बारे में तो बात नहीं करता, पर इस चीज़ के बारे में बात करता है कि टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथ पे आ गई तो देश की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। अब आप एक शब्द में बताएं कि हमें स्पेशल ऑप्स सीजन 2 क्यों देखना चाहिए? बहुत ज़्यादा धमाकेदार है सेकंड सीजन, तो इसलिए देखना चाहिए। एक शब्द ना, धमाकेदार। एडवेंचर। आप लोगों का एनडीटीवी से बात करने ढेर सारा शुक्रिया, आपकी वेब सीरीज का ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।